और बच्चों कैसे हैं आप लोग। तो ये वीडियो स्पेशली 11th वालों के लिए है और जो अभी 10th का एग्जाम देकर घर में इंतजार कर रहे हैं रिजल्ट का। तो सीबीएसई वालों को तो अभी रिजल्ट में लेट है, बिकॉज जुलाई लास्ट तक रिजल्ट आ सकती है। बिहार बोर्ड वालों को तो रिजल्ट अब आ ही चुकी होगी, तो बिहार बोर्ड वाले को ज़्यादा लंबा इंतजार नहीं है, पर सीबीएसई वालों को अभी भी लंबा इंतजार है रिजल्ट का। तो इस बीच में सीबीएसई वालों और बिहार बोर्ड वालों जो दोनों अभी घर पे समय व्यतीत कर रहे हैं और बहुत बच्चों अपने करियर के प्रति ध्यान भी नहीं दे रहे हैं। तो स्पेशली इस बीच में आप अपने करियर के बारे में कुछ सोच भी सकते हैं बैठे बैठे, और आप अपने स्ट्रेंथ को, अपने इनर स्ट्रेंथ को पहचान भी सकते हैं कि हमको क्या लेना चाहिए भविष्य में और क्या नहीं लेना चाहिए 11th। क्योंकि आप 11th में जा रहे हैं तो सब्जेक्ट का चूजिंग आपको करना पड़ेगा। तो वहाँ पे दूसरे के अनुसार आप सब्जेक्ट सेलेक्ट ना करें, आप अपने लेवल को पहचाने, आप अपने इनर स्ट्रेंथ को पहचाने और उसके अनुसार अपने सब्जेक्ट का डिसाइड करें। समझ रहे हैं बच्चों। क्योंकि हम तो साइंस के टीचर हैं, मान लीजिए हम आपको मैथ्स एंड केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री हम आपको पढ़ाएंगे 11th में भी और 12th में भी। तो ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ कि जिस बच्चा को कुछ भी नहीं आता है वो साइंस ले ले। अगर उनको मन है कि मैं कर सकता हूँ तो ले सकते हैं, और उनके अंदर अगर स्ट्रेंथ अच्छी है तो वो कर सकते हैं। लेकिन एटलीस्ट ये सभी टीचर आपको बोलेंगे कि साइंस लेने से आपकी कैपेबिलिटी और आपकी थिंकिंग कैपेबिलिटी, आपकी स्ट्रेंथ थोड़ा सा दूसरे के मुकाबले थोड़ा सा बढ़ती है। और साइंस के बाद आपको ऑप्शन भी है, जैसे आप 11-12 अगर साइंस से करते हैं या पीसीएम हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, तो इससे क्या होगा, आगे आप कोई भी लाइन चूज कर सकते हैं, ऐसा ऑप्शन आप लोग को दिया जाता है। तो कम से कम जो +2 जो होता है, 11-12 जो होता है, वो साइंस से करने का प्रयास करें अगर आपका स्ट्रेंथ है तो। बिकॉज इसमें थोड़ा सा तो आपको पढ़ना पड़ेगा और थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। ये झूठ बात नहीं है कि आप लोग ले लीजिए सीधा पास हो जाइएगा और सीधा ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। बिहार बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, आजकल सभी बोर्ड अच्छे हैं। और सीबीएसई बोर्ड वालों तो इतना ध्यान रखें कि आपको ऐसा नहीं है कि आपको फ्री का नंबर दे दिया जाता है। सीबीएसई में आप जितना लिखोगे उतना ही नंबर आपको आता है। तो इसलिए आप सावधानी बरत कर अपने सब्जेक्ट का चूजिंग करें, और अभी आपको समय है तो इस बीच में आप सोच भी सकते हैं अपने स्ट्रेंथ के बारे में, और आप क्या करोगे और क्या नहीं करोगे उसके बीच में आप समझ भी सकते हो अपने करियर के बारे में। तो अपना डिसाइड कीजिए, मतलब अपने बारे में अपने आप से खुद से पूछिए कि हमको करना क्या है, मेरी स्ट्रेंथ क्या है। तो आपका मन खुद जवाब देगा कि मेरा स्ट्रेंथ क्या है, हम क्या ले सकते हैं। और अच्छे आदमी के कांटेक्ट में रहिए, अच्छे आदमी आपको अच्छे सलाह देंगे, खराब आदमी आपको खराब सलाह ही देंगे। तो अच्छे आदमी के कांटेक्ट में रहिए, आपको हम हमेशा बताते हैं। अच्छे एनवायरनमेंट में भी रहिएगा तो आपको फायदा जरूर होगा। चलिए, तो सबसे पहले बात हम करते हैं कि आप लोग के लिए 11th क्लास वालों के लिए मैं आपको जो लूँगा वो मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री का पेपर लूँगा। सीतामढ़ी में जो आपको बुद्धा एकेडमी है उसमें भी हम आपको मैथ्स एंड केमिस्ट्री लेंगे। ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, दोनों में हम मैथ्स केमिस्ट्री आपको परमानेंटली लेंगे। ठीक है बच्चों। तो इसमें आज हम लोग मैथमेटिक्स क्लास का शुरुआत करने जा रहे हैं 11th का, और ये इंट्रोडक्शन लेक्चर है। तो इंट्रोडक्शन में आप ध्यान देंगे और जो चैप्टर है पढ़ना, कैसे पढ़ना है, कौन सा टॉपिक है, ये सब के बारे में आप लोग जानेंगे। और एक ओवरव्यू आप लोग को पता भी चलेगा हम लोग को कैसे पढ़ना है घर में बैठे बैठे, कितना चैप्टर है और कैसे हम लोग को उस चैप्टर को समाप्त करना है। क्योंकि इस मंथ में, मान लीजिए 2 मंथ में अगर आप 3 चैप्टर भी समाप्त कर लेते हैं तो आपके लिए बड़ा अचीवमेंट है। 2 मंथ का समय है सीबीएसई वालों के लिए। आप 2 मंथ में 3-4 चैप्टर अगर अच्छा कर लेते हैं तो आप लोग के लिए ये क्या बोनस हो जाएगा। तो इसी बीच में आप क्यों समय बर्बाद करें। अगर आपको मैथ्स लेना है या केमिस्ट्री, ऐसे भी बायो लेना है, तो केमिस्ट्री हम पढ़ा रहे हैं तो कम से कम कुछ चैप्टर को समाप्त किया जाना चाहिए। समझ रहे हैं बच्चों। तो आज हम लोग मैथ्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो मैथ्स में हम लोग को पढ़ना क्या क्या है वो पहले ध्यान देते हैं, कौन सा चैप्टर आप लोग को पढ़ना है। तो चैप्टर देख लीजिए। सबसे पहले बात आप लोग पढ़े होंगे, सबसे पहला चैप्टर बच्चों आप लोग ध्यान देंगे। सबसे पहला चैप्टर आप लोग को पढ़ना है सेट थ्योरी। सेट, इसको बोलते हैं सेट्स रिलेशन एंड फंक्शन। सेट रिलेशन एंड फंक्शन, तो इसको आप पहला चैप्टर में मान सकते हैं। तो क्या पढ़ना है, ये चैप्टर आप लोग के लिए बिल्कुल नया है। तो सेट रिलेशन फंक्शन के बारे में पढ़ना है आप लोग को, सेट रिलेशन एंड फंक्शन फर्स्ट चैप्टर। सेकंड चैप्टर बच्चों आप लोग को पढ़ना है वो है ट्रिगोनोमेट्री। तो बच्चों ट्रिगोनोमेट्री तो आप 10th में पढ़े ही हुए हैं, उससे थोड़ा एडवांस वर्जन आप लोग को यहाँ पे पढ़ना है। कुछ बड़ी बात है नहीं ट्रिगोनोमेट्री।
थर्ड चैप्टर आपको पढ़ना है बच्चों, थर्ड यूनिट जो आप समझ सकते हैं वो है अलजेब्रा। क्या पढ़ना है? अलजेब्रा। अलजेब्रा सबसे बड़ा यूनिट है 11th क्लास का। इसमें बहुत सारा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें कैलकुलेशन थोड़ा सा ज़्यादा करना पड़ता है, बस ये। पर हल्का तो और इजी तो सब कुछ है, समझ रहे हैं? तो इजी ऐसा कुछ नहीं, आप पढ़ेंगे तो सारा कुछ इजी है। इसमें फर्स्ट चैप्टर आपको पढ़ना है बच्चों पीएमआई। पीएमआई को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। मैथमेटिकल इंडक्शन, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो ये आपको अलजेब्रा का फर्स्ट चैप्टर है। सेकंड चैप्टर है बच्चों आपको सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज आप लोग जिसमें पढ़े थे ना 10th क्लास में, एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उसी से रिलेटेड यहाँ पे एपी और जीपी पढ़ना है, समझ रहे हैं? थर्ड चैप्टर आपको हो गया बायनोमियल एक्सपेंशन, बायनोमियल थ्योरम। बायनोमियल थ्योरम ये अलजेब्रा का चैप्टर है, इसलिए हमको बताना जरूरी है, आपको नाम सुनना एटलीस्ट जरूरी है। बायनोमियल थ्योरम। फोर्थ आपको हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या हो गया? कॉम्प्लेक्स नंबर। याद है आपको 10th में पढ़ाते थे व्हेन स्क्वायर बिकम नेगेटिव, तो वहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर की चर्चाएं आती थी, जो यहाँ पे पढ़े होंगे उसको पता होगा कॉम्प्लेक्स नंबर। उसके बाद फिफ्थ में आता है परम्यूटेशन कम्बिनेशन। परम्यूटेशन एंड कम्बिनेशन। परम्यूटेशन एंड कम्बिनेशन। छठा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, भी आप लोगों को दिया हुआ है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आप 10th में भी थोड़ा सा पढ़े थे, उसके बारे में भी थोड़ा पढ़ना है। तो ये सब चैप्टर आपको किस में पढ़ना है? अलजेब्रा में पढ़ाई करनी है, मेन रूप से ये सब चैप्टर आपको पढ़ना है। तो अलजेब्रा में ये सब सेक्शन आप लोग को पढ़ाई करना है, ठीक है बच्चों। अब आता है अलजेब्रा के बाद आप लोग को आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो आप 10th में भी पढ़े थे, याद है? तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अगर चौथा नंबर पे आता है, चौथा यूनिट, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बच्चों बहुत सारा चैप्टर है, जैसे स्ट्रेट लाइन। सेकंड में है सर्कल, थर्ड में है इलिप्स, मान लीजिए फोर्थ में है पैराबोला, फिफ्थ में है हाइपरबोला। तो बात आप लोग समझ रहे हैं? यहाँ पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, इसमें स्ट्रेट लाइन, सर्कल, इलिप्स, पैराबोला एंड हाइपरबोला के बारे में हम लोग को पढ़ाई करना है। और अगर अगला यूनिट की बात करें तो ये फोर्थ यूनिट है। फिफ्थ यूनिट की अगर बात करें तो आप लोग को 3D इंट्रोडक्शन पढ़ना है। इंट्रोडक्शन टू 3D मतलब 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के बारे में इंट्रोडक्शन आप लोग को 11th में थोड़ा सा पढ़ना है। उसके बाद आप लोग को 6 में पढ़ना है स्टैटिक्स, और उसके बाद 7 में पढ़ना है प्रोबेबिलिटी, स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी, और बेसिक लिमिट एंड बेसिक डिफरेंशिएशन। तो बेसिक लिमिट एंड डिफरेंशिएशन, ठीक है? तो ये सब आपको चैप्टर आपको 11th में पढ़ना है। देखिए 11th क्लास जिसको IIT का तैयारी करना है, नीट का तैयारी करना है, मान लीजिए बायोलॉजी वालों, तो मैथ तो नहीं है उसका, लेकिन जिसको कोई चीज़ का कंपटीशन का तैयारी करना है उसके लिए तो भाई 11th महा इंपॉर्टेंट है। आप लोग समझ सकते हैं 11th के बिना वो सपने में भी नहीं आ सकता है, क्योंकि बिना 11th के 12th कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से 11th बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। पर यहाँ के बच्चों नहीं ध्यान देते हैं 11th पे, और 12th के समझदारी में भी काम देता है। नहीं तो आपको बहुत चीज़ रखना पड़ेगा, तो क्यों ना 11th का अच्छा से हम लोग चैप्टर, अभी है समय आप लोग के पास, तो क्यों ना कर लिया जाए, उससे आपको सुविधा होगा। बात समझ रहे हैं? बहुत अच्छे बच्चों होते हैं जो 11th पढ़ते ही नहीं है अच्छे से, और फिर बाद में 12th में रोते हैं। तो ऐसा आपके पास समय अभी है, तो प्लीज़ यूटिलाइज दैट टाइम, और उस समय में हम लोग फिर अफसोस की बात ज़्यादा बच्चा न करे क्लास में, ठीक है? तो ये सब आप लोग टॉपिक का ओवरव्यू देखे होंगे, सेट, रिलेशन एंड फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्री, अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये पार्ट, 3D का इंट्रोडक्शन, स्टैटिक्स प्रोबेबिलिटी का इंट्रोडक्शन, और लिमिट एंड डिफरेंशिएशन कैलकुलस पार्ट में इंट्रोडक्शन। तो ये सब चीज़ें ओवरव्यू आप लोग को पढ़ना है, मेन रूप से पढ़ना है ट्रिगोनोमेट्री, अलजेब्रा इन सेट, रिलेशन, फंक्शन भी आप लोग को है। तो ये नया टॉपिक है आपके लिए थोड़ा सा, ठीक है? तो ये इतना टॉपिक जो है 11th वालों के लिए पढ़ाई करना है। तो आपको एक मैप में, आपके माइंड में एक मैप बना होगा कि हाँ किस टाइप से हम लोग को सिलेबस दिया हुआ है और किस टाइप से हम लोग को समाप्त करना है। बात समझ रहे हैं? तो टॉपिक एक माइंड में होना चाहिए कि हम लोग को पढ़ना एक्चुअली में है क्या। बात समझ रहे हैं?
अभी भी आप घर पे बैठे ही हुए हैं, तो कम से कम 1 2 3 चैप्टर कम से कम अच्छे से समाप्त करेंगे तो आप लोग कह सकते हैं ये चैप्टर मेरा अच्छा है। तो चलिए ये सब चैप्टर को समाप्त करते हैं और आज हम लोग सेट रिलेशन फंक्शन के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। चलिए ठीक है, आज शुरुआत हो गई है तो फिर धीरे धीरे आप लोग का चैप्टर और भी रफ्तार से आगे चलेगा। चलिए तो आज हम लोग पढ़ाई करेंगे सेट रिलेशन एंड फंक्शन। किसका पढ़ाई करेंगे? सेट्स रिलेशन एंड फंक्शन है चैप्टर का नाम, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे सेट्स के बारे में, सेट थ्योरी। किसके बारे में पढ़ेंगे? सेट थ्योरी। तो सेट थ्योरी में सबसे पहले देखिए बच्चों, इस चैप्टर का हम शुरुआत आज करने जा रहे हैं। इसमें आप बच्चों देख लीजिए सबसे पहले कि सेट है, तो सेट के बारे में पढ़ना है। एक्चुअल में हम लोग यहाँ से इनिशियल कर रहे हैं तो हम लोग को सेट के बारे में पढ़ाई करना है। तो सेट है क्या? तो सेट के बारे में सब लोग डिफिनीशन अगर नहीं जानते हैं तो जानिए, क्योंकि आप लोग के लिए नया चैप्टर है। तो सेट का डिफिनीशन होता है बच्चों कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। क्या डिफिनीशन है बच्चों? कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। ये बहुत इजी डिफिनीशन, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। इसमें कितना वर्ड आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है? फर्स्ट तो है कलेक्शन, दूसरा है वेल डिफाइंड, तीसरा है ऑब्जेक्ट। 3 वर्ड है या नहीं बच्चों? तो ऑब्जेक्ट सब आदमी जानते होंगे, डाटा, जैसे डाटा भी ऑब्जेक्ट के अंदर आता है, तो ऑब्जेक्ट डाटा से रिलेटेड आप समझ सकते हैं। कलेक्शन मतलब समूह, आप लोग जानते हैं कोई चीज का कलेक्शन, कपड़ा का कलेक्शन, साड़ी का कलेक्शन, है कि नहीं? तो ये सब कलेक्शन हुआ। वेल डिफाइंड का मतलब हो गया कि जो सभी द्वारा जाना जाता है, वेल डिफाइंड हो, सभी उस बात को जानते हैं। जैसे एक तरह से सिंपल भाषा में हम लोग बोल सकते हैं कि क्लास में अगर कोई क्वेश्चन पूछे सर और सभी आदमी का आंसर सेम है तो वेल डिफाइंड है, सभी आदमी को वो मालूम है कि वही आंसर होगा और सेम आंसर दे रहे हैं तो उसको बोलते हैं वेल डिफाइंड आंसर। तो बात आप लोग समझ गए, कलेक्शन का भी मतलब समझ गए, वेल डिफाइंड और ऑब्जेक्ट, और भी धीरे धीरे आपको क्लियर हो गए। तो थ्योरी है, बात समझ गए। मैथमेटिक्स में थ्योरी से नहीं, प्रॉब्लम से आप लोग को सारी बातें समझ में आती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल बोले, एग्जाम्पल में देखें, यहाँ पर हम आपकी सभी लड़का से पूछे कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स, क्या बोलेंगे? कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट्स। अब बताइए कलेक्शन ऑफ वॉवेल अगर पूछे किसी क्लास में कलेक्शन ऑफ वॉवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट, सभी बच्चा का आंसर आएगा AEIOU। किसी का आंसर डिफरेंट होगा बच्चों? नहीं। इसका मतलब क्या हो गया? क्या AEIOU कलेक्शन है या नहीं है? वेल डिफाइंड है कि नहीं? सारा क्लास जानता है कि वॉवेल AEIOU होता है। ऑब्जेक्ट है कि नहीं? ऑब्जेक्ट है, डाटा है, AEIOU क्या है? डाटा है। तो उसको हम लोग बोल सकते हैं कि हो गया कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। तो हम लोग सेट को कैपिटल इंग्लिश अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे इसको रिप्रेजेंट करना तो क्या बोलेंगे? कलेक्शन A, इसको बोलते हैं सेट। सेट को हम ऐसा कैपिटल से इंडिकेट करते हैं। इसको ऐसे, इसको बोलते हैं ब्रेसेज। क्या बोलते हैं बच्चों? ब्रेसेज। ऐसे करके ऐसे ब्रेसेज रख लेंगे और इसके अंदर AEIOU ऐसे करके लिख देंगे। तो ये हो गया सेट। ये क्या हो गया? सेट। इसको पढ़ेंगे कैसे? सेट A इज इक्वल टू ब्रेसेज के अंदर A, E, I, O, U। और ये जो सारा जो है A है, E है, I है, O है, U है, ये सब को बच्चों हम लोग कहते हैं एलिमेंट्स ऑफ द सेट। क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स ऑफ द सेट A। बात आप लोग समझ सकते हैं कि नहीं? कितना आसान है यार। तो क्या हो गया? कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज नोन एज सेट। कलेक्शन समझ गए, वेल डिफाइंड समझ गए, ऑब्जेक्ट समझ गए, कलेक्शन ऑफ वॉवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट। अब देखिए यहाँ पर A है, मैंने यहाँ पर बोले कलेक्शन ऑफ वॉवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट, तो सभी का आंसर वही होगा। सेट A इज इक्वल टू AEIOU, सभी का आंसर। तो इस सबको क्या बोलते हैं? एलिमेंट। A क्या है? एलिमेंट है सेट A का। बात समझ रहे हैं? सेट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल इंग्लिश अल्फाबेट से। बात आप लोग समझ रहे हैं? तो ये आप समझोगे कलेक्शन कैसे होता है। जैसे किसी बच्चा से पूछा जाए क्लास में कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 9, कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर, यहाँ अगर लिखे कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 9। अब बताइए कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 9 की बात हो रही है तो सब बच्चा का अलग आंसर आएगा कि सेम आंसर आएगा? सभी का सेम आंसर आएगा, क्योंकि वेल डिफाइंड है। प्राइम नंबर किसे कहते हैं और 9 से कम प्राइम नंबर कौन कौन है? बात आप लोग समझ रहे हैं? तो इस सेट को अगर रिप्रेजेंट करें B से तो सेट B प्राइम नंबर 2, 3, 5, 7, देख रहे हैं? ब्रेसेस के अंदर में लिख दिए, सेट B हो गया। तो यही ना हो गया?
कलेक्शन है क्या नहीं, वेल डिफाइंड है या नहीं, तो इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, सेट बी। क्या बोलेंगे, सेट बी। 2 क्या है, सेट बी का एलिमेंट है। 3 क्या है, एलिमेंट है। 5 क्या है, एलिमेंट है। 7 क्या है, एलिमेंट है। तो क्या बोलेंगे, 2, 3, 5, 7 आर एलिमेंट्स ऑफ द सेट बी और वेल डिफाइंड है, इसी को हम लोग बोलते हैं सेट। देखिए चैप्टर की शुरुआत हुई है, आप लोग घबराए ना। 11th वालों का आज इनिशियल क्लास था, इंट्रोडक्शन क्लास था, इसलिए आप लोग ज़्यादा घबराए ना। आप लोग को धीरे धीरे आगे अगला क्लास से आप लोग को सेट्स के बारे में पढ़ाई होगी। सेट रिलेशन फंक्शन को हम लोग समाप्त करेंगे, ठीक है बच्चों। तो आप लॉकडाउन में अच्छे से घर पे पढ़ाई करें और रिवीजन करते रहे। आज हम लोग चैप्टर का नाम बताएं, देखें कि ओवरव्यू चैप्टर कैसे कैसे हम लोग पढ़ेंगे कि समाप्त हो जाएगा। कुछ टाइम स्पेन भी कम रहता है, लॉकडाउन के बाद भी आपको कम समय ही मिलेगा, जल्दी जल्दी समाप्त करना होगा, ठीक है बच्चों। तो चलिए ये समझ गए। अब आपको बताए वेल डिफाइंड, वेल डिफाइंड किसको नहीं बोलते हैं, कौन सा सब डाटा जो वेल डिफाइंड नहीं होगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल किसी बच्चा से पूछा गया कि कलेक्शन ऑफ गुड गर्ल इन योर क्लास, जैसे बोला गया कलेक्शन ऑफ गुड गर्ल इन योर क्लास, तो आप क्या बोलेंगे। कोई लड़का, जैसे आप देखिए लड़का बहुत सारा है, लड़की भी बहुत सारी है। आप जो है गुड गर्ल का डिफिनीशन आपके मायने अलग है, दूसरे लड़के के मायने अलग है। हो सकता है गुड गर्ल उसके लिए कोई और होगी, तुम्हारे लिए गुड गर्ल कोई और होगी। हो सकता है उसका वो नोट्स लिख देती होगी तो गुड गर्ल है, हमारा नहीं लिखती होगी तो गुड गर्ल नहीं है। बात आप लोग समझ रहे हैं। तो ये चीज आप लोग का निर्भर होता है कि गुड गर्ल का डिफिनीशन चेंज हो सकता है पर्सन टू पर्सन, तो क्या उसको हम सेट बोलेंगे, नहीं। कलेक्शन, जैसे आपके क्लास में बहुत सारा लड़की है, 20 लड़की है और आप लोग, आपसे पूछा जा रहा है लड़कों से कलेक्शन ऑफ गुड गर्ल, तो बहुत बच्चा का आंसर अलग अलग हो सकता है, लड़की का नाम अलग होगा। बात समझ रहे हैं ना। तो वो सेट होगा, उसको हम लोग सेट नहीं मानते हैं। बताइए कलेक्शन ऑफ गुड गर्ल इन द क्लास होगा सेट, नहीं होगा। तो क्या लिखेंगे, कलेक्शन ऑफ गुड गर्ल इन क्लास। बताइए दिस इज नॉट ए सेट, दिस इज नॉट ए सेट। इस सेट का एग्जाम्पल नहीं है। गुड गर्ल का डिफिनेशन पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है। बात सब समझ रहे हैं। चलिए एक और बात आई, दूसरी बात आप और आते हैं, तो वेल डिफाइन होना चाहिए। बात समझ रहे हैं, आप सोच के देखेंगे वेल डिफाइन आपको पता चल जाएगा। जैसे कोई आपसे पूछा कलेक्शन ऑफ ब्यूटीफुल गर्ल इन योर क्लास, अब बताइए कलेक्शन ऑफ ब्यूटीफुल गर्ल इन योर क्लास अगर रहे तो आप लोग क्या बोलेंगे। अब बताइए ब्यूटीफुल का भी डिफिनीशन तो बहुत आदमी के लिए अलग हो सकता है। बहुत आदमी को ब्यूटीफुल का डिफिनीशन अगर पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है, समझ रहे हैं ना। तो ब्यूटीफुल का डिफिनीशन है नहीं कि उस लड़की के लिए वो लड़का के लिए वो सुंदर है, वो लड़का के लिए वो सुंदर है। तो सुंदरता का डिफिनीशन बदलते रहता है पर्सन टू पर्सन। किसी को हो सकता है कि कोई लड़की जो इवन किसी भी मामला में, जैसे किसी भी मामला में कोई हो सकता है कि थोड़ा ज़्यादा अच्छी नहीं भी लड़की है, वो उसको अच्छी लग सकती है। तो क्या है, उसका डिफिनीशन अलग है सुंदरता का, आपका डिफिनीशन अलग है सुंदरता का। हो सकता है वो सुंदरता ही सिर्फ देखता होगा, बहुत बच्चा ऐसा होगा जो सुंदरता को छोड़कर भी बहुत कुछ देखता होगा। तो बात ये है। तो कलेक्शन ऑफ ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लास कभी भी हो सकता है सेट, नहीं हो सकता है। समझ रहे बात। तो क्यों नहीं हो सकता है, बिकॉज ब्यूटीफुल का डिफिनीशन पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। बात आप समझ रहे हैं। तो कलेक्शन ऑफ ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लास होगा सेट, नहीं होगा। चलिए बात समझ गए। अब आता है कलेक्शन ऑफ बेस्ट बैट्समैन इन इंडियन क्रिकेट टीम। अगर आपको बोला जाए कलेक्शन ऑफ बेस्ट बैट्समैन इन इंडियन क्रिकेट टीम, इस सेट हो सकता है, नहीं। बिकॉज बेस्ट बैट्समैन का डिफिनीशन आप हमेशा पर्सन टू पर्सन क्या करता है, वेरी करता। हो सकता है किसी के लिए विराट कोहली अच्छा है, किसी के लिए धोनी अच्छा है ना, किसी के लिए युवराज सिंह अच्छा है। तो डिपेंड करता है बेस्ट का डिफिनीशन उसके लिए क्या है। कलेक्शन ऑफ गुड राइटर्स इन इंडिया सेट हो सकता है, नहीं। तो जहां पर कंपेरेटिव स्टडी हो वो उसको तो हम सेट कभी मान ही नहीं सकते हैं। तो सेट तो आप लोग समझे होंगे कौन सा सेट है और कौन सा सेट नहीं है। तो पहला एक्सरसाइज में हम लोग को यही करना है, कौन सेट है और कौन सेट नहीं है पहचानना है, आइडेंटिफाई करना है। तो आप लेकिन कैसे पहचानोगे, डिफिनेशन काफ़ी है पहचानने के लिए। कलेक्शन होना चाहिए, वेल डिफाइन होना चाहिए, ऑब्जेक्ट होना चाहिए। बात समझ रहे हैं। इससे हम लोग सेट का पहचान सकते हैं। इससे हम एक लाइन लिख सकते हैं। एक बात बताइए, एक नॉर्मल लाइन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बच्चों, जितना भी सेट है एक कलेक्शन है। जितना भी सेट देख रहे हैं कलेक्शन है या नहीं, समूह है, कलेक्शन है। पर क्या सभी कलेक्शन सेट है, नहीं है। जैसे आप बोल दिए सचिन कौमा सहवाग सेट है, नहीं है। बिकॉज वहाँ पे तो डिफाइन ही नहीं है। आप कंपैरेटिव स्टडी कर रहे हैं तो वहाँ पे सेट नहीं है। तो क्या हम लिख सकते हैं, एवरी कलेक्शन
यहाँ पर एवरी सेट इज ए कलेक्शन, जैसे सेट है तो एवरी सेट इज ए कलेक्शन बट एवरी कलेक्शन इज नॉट ए सेट। लाइन लिख सकते हैं, एवरी सेट इज ए कलेक्शन, एवरी सेट इज ए कलेक्शन बट एवरी कलेक्शन इज नॉट ए सेट। बात आप लोग समझ रहे हैं? तो सभी सेट एक कलेक्शन है पर सभी कलेक्शन सेट नहीं हो सकता है। तो ये सब बारे में हम लोग सीखे। आज हम लोग किसका शुरुआत किए? सेट थ्योरी का शुरुआत किए हैं। कल हम लोग फिर से और सेट थ्योरी के बारे में, आज तो इंट्रोडक्शन क्लास था यार, तो आप लोगों को चैप्टर बताना था, आपके करियर के बारे में कुछ थोड़ा सा शेयर करना था। लेकिन अगले क्लास में आप लोग सेट थ्योरी का सिर्फ हम लोग आगे चलेंगे, सेट थ्योरी को आगे बढ़ाएंगे और धीरे धीरे जल्द से जल्द आप लोग का सेट थ्योरी और रिलेशन फंक्शन हम लोग समाप्त करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए घर पे पढ़ते रहिए, मज़े में रहिए। और 11th वालों का तो अभी समय ही समय है, इसलिए डेली वीडियो आएगा, उसको आप देखिए। केमिस्ट्री का भी वीडियो आएगा आप लोग को, तो केमिस्ट्री का भी वीडियो देखिए, मैथ्स का वीडियो देखिए। और जो बताया जाता है अभी आपको, जो बताया जाएगा फ्री टाइम है, आपके माइंड में ज़्यादा दिन तक रहेगा, तो उसको रिविजन करते रहिए। चलिए ठीक है, पढ़ते रहिए घर पे। धन्यवाद।